और 28 फरवरी को जब मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हुई थी तो ट्रंप को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि लड़ाई 24 दिनों तक खिंच जाएगी। ट्रंप को ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में एक रात में तख्ता पलट कर दिया था, वैसा ही कुछ वो ईरान के साथ भी कर देंगे और 24 घंटे में ईरान का काम तमाम कर देंगे। लेकिन ट्रंप की गलतफहमी अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है। ईरान को कम आंकने की भूल ट्रंप के लिए बड़ी किरकिरी भी बन गई है। ट्रंप अब ना तो युद्ध को छोड़कर हट पा रहे हैं और ना ही ईरान पर सीधा अटैक ही कर पा रहे हैं। अब सब कुछ ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी पर तय होगा। धमकी का काउंटडाउन चल रहा है, समय तेजी से बीत रहा है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि कल का मंगल ईरान पर महाविनाशकारी साबित होगा क्या आज रात को अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा? अगर अमेरिका ईरान पर हमला बोलता है तो क्या ईरान का जवाब इसमें क्या होने वाला है? दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप जहां हॉर्मुज पर ईरान को धमकी दे रहे हैं, दुनिया के कई देश हॉर्मुज को खोलने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं ईरान का ये कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला हुआ तो हॉर्मुज को सबके लिए बंद कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इन तस्वीरों के अलावा मिडिल ईस्ट वॉर का 24वां दिन है आज। वैसे में ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर ट्रंप ने अब एक ऐसा नया पोस्ट भी किया है जिसमें ट्रंप शक्ति के बल पर शांति लाने की बात कह रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया, शक्ति के बल पर शांति प्राप्त होगी। तो ट्रंप का पोस्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने एक लाइन का जो ये संदेश है वो दिया है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। वो लिख रहे हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के लिए खोल दे। तो ऐसे में अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका उसके बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। ये बात ट्रंप की तरफ से कह दी गई थी। बता दें कि ट्रंप के इस अल्टीमेटम को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की रात अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करेगा। और अब आपको समझाते हैं कि ईरान के जो सबसे बड़े पावर प्लांट पर ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं वो आखिर कौन सा हो सकता है और ईरान के लिए वो कितना जरूरी है। इसको ऐसे भी समझिए कि दमावंद पावर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। दमावंद पावर प्लांट तेहरान के बिल्कुल करीब है। कुल बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे बड़ा योगदान इसका है। ईरान की कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 90 से 92 गीगावाट है। इसमें से 2.868 गीगावाट ऊर्जा दमावंद प्लांट में ही पैदा होती है। तो इस पावर प्लांट गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन मौजूद है। साथ ही राजधानी के करीब होने से ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। पीक डिमांड के दिनों में ईरान का अहम ऊर्जा स्रोत है। उत्तरी क्षेत्र की बिजली जरूरतों का भी बड़ा हिस्सा यही पावर प्लांट पूरा करता है। तो ऐसे में इस पर अगर हमला किया जाता है तो मुसीबत यहाँ पर शुरू हो जाएगी ईरान के लिए। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर वीके जेटली हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। पहले आपके पास जनरल माथुर आते हुए समझना चाहूंगी कि जो अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से ईरान को दिया गया था उसकी मियाद भी अब खत्म होने वाली है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगले जो 24 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण इस युद्ध के लिए हो सकते हैं? जय हिंद। देखिए, ये जिस प्रकार के अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप इशू करते रहते हैं और उनका जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल का वो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका ज्यादा जो इसको देखना चाहिए वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने के तौर पे देखना चाहिए। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों में वो कुछ हमले करेंगे तो शायद ये संभव है कि उनके पावर प्लांट पे हमले ना हो, लेकिन अन्य जगहों पर हमले बढ़ेंगे। और वो अन्य जगहें क्या हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो अन्य जगहें हैं वो एरियाज, वो ईरान के लोकेशंस जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना शायद एक ऑफ रैंप अमेरिका के लिए हो सकता है कि उसको वहां पर माथुर, आपको रोक रही हूं बीच में क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौटेंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। तो दोपहर 2 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के संकट पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामने रखेंगे देश का पक्ष। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे लोकसभा में संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है उसको लेकर ये पूरा संबोधन होने जा रहा है। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था और सवाल पूछ रहा था कि सरकार अपना रुख इसको लेकर साफ करे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, इजराइल दौरे पर वो गए थे। उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर क्या अब हिंदुस्तान का रुख है, इसे सरकार को साफ करना चाहिए। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के हालात पर बोलने वाले हैं।
तो ऐसे में हमारे साथ में हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से अब ये पूरा संबोधन होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से मांग लगातार रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अभी तक नहीं बोले, ये वो लगातार कह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था। जब से सेशन शुरू हुआ है तब से लगातार विपक्ष कह रहा था कि सरकार को जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और उसके चलते भारत में जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई, खासकर एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर जो कमी महसूस की जा रही है, एलपीजी गैस को लेकर जो कमी महसूस की जा रही है, उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही। हालांकि सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने एक अपना वक्तव्य दिया था कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक रास्ते से जो है लगातार सरकार जो है, भारत सरकार वो लोगों से संपर्क में किया है और अन्य देशों से भी संपर्क में है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं था विपक्ष। लगातार मांग कर रहा था। आज भी विपक्ष की तरफ से जो है प्रस्ताव लाया गया कि जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर भारत में एलपीजी गैस को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, उस पर भारत सरकार को बोलना चाहिए। उसके बाद में अब ये खबर आ रही कि 2 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो स्थिति है खासकर मिडिल ईस्ट की और पश्चिमी एशिया की, उस स्थिति पर भारत का क्या रुख है, भारत किस तरीके से अपने हितों को साधने के लिए काम कर रहा है और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो उसको लेकर किस तरीके से सरकार की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है, वो सारी की सारी बातें जो है प्रधानमंत्री खुद पटल पर रखेंगे और सभी सदस्यों को बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने भी सीसीएस की बैठक की थी, अपने हाई लेवल के तमाम जो केंद्रीय मंत्री उनके साथ में मुलाकात की थी। उसमें भी जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली वो यही मिली कि लगभग 6 महीने, आने वाले 6 महीने में किस तरीके से परिस्थितियां बनेंगी, उससे किस तरीके से निपटा जाए, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि अगले 6 महीने का प्लान तैयार करना है। अगले 6 महीने किसी भी तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की, किसी भी तरीके के उर्वरकों की प्रॉब्लम ना हो देश में, उसको लेकर एक प्लान तैयार किया जाए, ये भी जानकारी मिली। तो ये तमाम बातें जो सरकार प्रयास कर रही है, ये सदन में प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमांडर जेटली, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलने वाले हैं, क्योंकि देखिए पूरे देश में इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है मौजूदा एलपीजी को लेकर क्या है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो क्या उसका असर महंगाई पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर तौर पर रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के क्या अपडेट है, और साथ ही क्योंकि जब जंग लंबी चलती है तो उसका इंपैक्ट भी उतना ही दूरगामी होता है, उसके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी मेरे विचार से पूरे देश को आश्वस्त करेंगे कि हिंदुस्तान में हमें पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के 74 दिन का हमारे पास रिजर्व है, एलपीजी का हमारे पास 24 घंटे का रिजर्व है, 24 दिनों का रिजर्व है, सॉरी। और इस प्रकार से जितनी भी हमारी रिफाइनरी है उनको भी एलपीजी की प्रोडक्शन इंप्रूव करने का, इंक्रीज करने का निर्देश दे दिया गया है। अगर वो 20% अपना इंप्रूव कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन, तो स्थिति काफी कंट्रोल में आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी बेसिकली एक तो आश्वस्त करना चाहते हैं और दूसरा देश को ये भी संबोधित करेंगे कि आपको अगर लंबा युद्ध खिंचता है तो तैयार भी रहना पड़ेगा और कहां कहां पर आपको सेविंग्स करनी चाहिए, पावर कंजप्शन में सेविंग करनी चाहिए, आपकी जब आप ट्रेवल करते हो तो गाड़ियों में उसमें सेविंग करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार से कुछ वो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा वो संबोधित करेंगे राष्ट्र को थ्रू लोकसभा के थ्रू। जी बिल्कुल सर, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबोधन, क्योंकि देश प्रधानमंत्री की हर बात को मानता है और लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में मैं माथुर सर के पास भी आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होने जा रहा है, ऐसे में देश के लिए कितना जरूरी है और आप क्या समझते हैं कि आज इसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा निर्भर करता है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अपने ऊर्जा के आयात के लिए। हालांकि हमने बहुत स्टेप्स उठाए हैं जिनसे कि हम अपने ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स को सही प्रकार से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर जेटली ने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन हमें ये एक और इम्पोर्टेंट बात समझ में आएगी कि कहा जाएगा मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री के द्वारा कि इस विषय पर राजनीति करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस विषय पर राजनीति करना राष्ट्र के हित में कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो ये बात भी मुझे लगता है उभर करके जोर से सामने आने की संभावना है। और दूसरा, हमें न केवल प्रधानमंत्री को, हम आपके जैसे बड़े चैनल्स को भी इस चीज को बताने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से
इसमें कंजर्व करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप इसके देखिए अलावा इंटरनेशनल भारत का रुख एक लाइन हमेशा और- से, जब भी युद्ध की एक- स्थिति कहीं भी दुनिया में बनती है, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री इस बात को भी सामने रखेंगे। अभी उनकी बात ईरानी राष्ट्रपति से भी हुई थी, तो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते, ईरान के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इन सब बातों का भी सामने देश के रखना जरूरी है और आज प्रधानमंत्री के संबोधन में ये दिखेगा। बहुत इस बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम बता देते हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने जवाब दिया। खाड़ी देशों की ऊर्जा जल सप्लाई पर होगा हमला। ईरानी पावर प्लांट को निशाना बनाने पर कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये जानकारी जरा देखिए किस तरह से अब जो ईरान है वो कमजोर जो कड़ियां हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अब ईरान की तरफ से युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि अमेरिका के हमले की धमकी के जवाब में ईरान खाड़ी के देशों के पावर प्लांट्स पर हमले की बात आखिरकार क्यों कह रहा है। तो खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, इस वजह से मिलिट्री बेस लोकल पावर ग्रिड पर निर्भर करते हैं। ब्लैकआउट अगर होता है तो सोचिए क्या होगा। अमेरिकी सेना ऑपरेशन जाहिर तौर पर इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा समुद्री पानी से मीठा पानी प्लांट इसको प्रभावित होंगे। इसको इस तरह समझिए कि वहां पर सिर्फ खारा पानी होता है, पानी मीठा बनाने के लिए उनके लिए खासतौर पर प्लांट्स, अगर प्लांट्स प्रभावित होते हैं तो पानी का संकट गहराएगा वहां पर। तो ऐसे में पानी की कमी को अमेरिका से कमजोर होगा, क्योंकि वहां पानी नहीं होगा। हमले का असर सहयोगी देशों पर भी इससे पड़ने वाला है और इसीलिए ईरान की तरफ से इस तरह की धमकी दी जा रही है ताकि जो मुश्किलें वहां पर पैदा होंगी उसको पहले से ही अमेरिका और इजराइल समझे। तो ऐसे में हमारे साथ में हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। मैं जेटली सर के पास जाना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से पानी के संकट की बात यहाँ पर सामने आ रही है, इस कंडीशन में हम पहुंच गए हैं कि इस युद्ध में बाहर कैसे निकला जाएगा, इस बात को समझना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सर देखिए, पानी सबसे आवश्यक चीज है जिंदा रहने के लिए लोगों के। अगर पानी नहीं लोगों को मिलेगा तो लोग बिलबिला करके मरना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा मुझे पूरा ये भी विश्वास है कि इसके कई अल्टरनेटिव्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी सेंट्रलाइज्ड वहां पर पावर के डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। सेंट्रलाइज के बदले डिसेंट्रलाइज प्लांट छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। उसके ऊपर इन्होंने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा अब तक, क्योंकि उनको भी पता है कि किसी समय भी ये इन प्लांट्स के ऊपर हमला हो सकता है। तो उन्होंने इसका प्लान भी तैयार करके रखा होगा। तो एकदम त्राही त्राही मच जाएगी, बिल्कुल असर जरूर पड़ेगा, लेकिन मानव जो है उसको कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढने में वो भी काफी इसमें सक्षम रहता है। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑलरेडी लगाने शुरू भी कर दिए होंगे मेरे ख्याल से। तो वो जो अटैक होगा, सैलिनेशन प्लांट तबाह किए जाएंगे, लेकिन उनके अल्टरनेटिव्स भी बहुत जल्दी से वहां मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे जो लोग इस्तेमाल करेंगे। जी, और जनरल माथुर आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक देखिए सैन्य अड्डों पर इस तरह के हमले, लेकिन अब ये जो ऊर्जा के सेंटर्स है वहां तक ये हमले पहुंच जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरान उस कमजोर कड़ी को समझ चुका है जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर खाड़ी देशों के इस तरह के अड्डों पर हमला होता है तो पूरा प्रेशर अमेरिका के ऊपर आएगा ताकि वो बैकफुट पर जाए। और शायद यही वजह है कि स्ट्रैटेजिकली ईरान अब बहुत सोच समझ कर आगे इस युद्ध को बढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, इसका असर अमेरिका और इजराइल से ज्यादा इसका असर पड़ेगा जो खाड़ी के देश हैं, क्योंकि खाड़ी के देशों में जिस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता है और वहां पर जो ऊर्जा है उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसको अगर अफेक्ट किया गया तो सारा का सारा जो उनकी पूरी इकोनॉमी तेल के आयात निर्यात पर निर्भर है लगभग, और उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि शायद दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। अगर ईरान के एनर्जी के अड्डों पर, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर हमले होते हैं तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का पूरा इस एनर्जी की अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर है और वहां पर लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी बात है और अब हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर बदले में ईरान ने उन वीक स्पॉट्स पर हमला करना शुरू किया तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा और दबाव दो तरह से पड़ेगा ट्रंप के ऊपर। एक डोमेस्टिकली उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। आपने सुन लिया होगा किस प्रकार से एक ज्यूइस्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ट्रक से टक्कर मारने का प्रयास हुआ न्यूयॉर्क के एयरफील्ड पर। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दिखाई देंगी। अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक
दोनों प्रेशर अमेरिका के ऊपर आएंगे अगर हम इस वैश्विक एनर्जी क्राइसिस की ओर बढ़ें और इसको हम समाप्त ना करें, इसको रोकने का कोई प्रयास ना करें, तो ये आप देखेंगे कि ये शायद बड़ा मुश्किल समय आने वाला है कुछ दिनों के बाद। बिल्कुल माथुर सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बेहद ही अहम बात है कि इंटरनेशनली अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इस पर पड़ने वाला है और इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रंप यहाँ पर घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं जेटली सर के पास जाना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अब अमेरिका घिर रहा है, ऐसे में स्ट्रैटेजी बदलेगी अमेरिका की, क्योंकि ईरान दबाव बनाने में यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अमेरिका जो चाहता है वो ये कि ईरान जो है बुखला करके, जिसने पहले से ही हमले शुरू कर दिए हैं सभी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, वो हमले और बढ़े, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर भी हमले हों, उनके पावर प्लांट्स पे भी हमले हों, ताकि ये लोग भी ईरान से तंग आकर के खुल करके युद्ध के मैदान में ईरान के विरोध में खड़े हो जाएं। ये अमेरिका की और इजराइल की स्ट्रेटेजी होगी, ताकि एक प्रकार से ये युद्ध इस समय जो मेनली लड़ा जा रहा है वो यूएस इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, जबकि दूसरे गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो भी खुल करके युद्ध के मैदान में नहीं आए। स्ट्रेटेजी ट्रंप की ये हो सकती है कि वो भी खुल करके मैदान में आ जाए। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, ऐसे पर हमले होंगे। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि वॉर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इस तरह से मेंटल प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल होता है आजकल के वॉर में, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं। तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी यूएस की हो, लेकिन अब अपने दर्शकों को यह भी समझाते हैं कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देता है तो वर्ल्ड वाइड इसका क्या असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि तेल सप्लाई और कीमतों पर इसका असर पड़ने वाला है। वैश्विक तेल सप्लाई में 20% की कमी आ सकती है। पर्शियन गल्फ का सारा निर्यात इसके बाद रुक जाएगा। ऑयल प्राइसेस में उसके बाद भारी उछाल देखा जाएगा। तो दुनिया भर में गैस की किल्लत हो जाएगी। एशिया में एलएनजी कीमतें 40 से 70% तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखिए भारत का 90% जो एलपीजी का इंपोर्ट है वो हुर्मुज से होता है। यूरोप में भी इसका असर होगा, गैस कीमतें और ज्यादा वहां उछलेंगी। और ऐसे में चीन में तेल की अगर बात की जाए तो 40% और एलएनजी का 30% इससे प्रभावित होने जा रहा है। ऊर्जा कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी और बंदी अगर 30 दिन से ज्यादा चलती है तो ग्लोबल जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। और जहाजों का बीमा महंगा हो जाएगा, रूट और ज्यादा लंबे हो जाएंगे, युद्ध और बड़ा और विध्वंसक ऐसे में होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट इसका हो सकता है और इसी बात का डर है कि ऐसा ना हो, लेकिन इसको लेकर के क्या रास्ता निकल कर आएगा, कम से कम युद्ध के 24वें दिन वो रास्ता फिलहाल नजर आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ हमारे जुड़े हुए हैं। मैं माथुर सर के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अब ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ एनर्जी क्राइसिस की बात हम पहले ही कर रहे थे कि विश्व भर के लिए ये अब एक एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी हो चुकी है, कैसे निपटा जाएगा इससे आगे? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब आवश्यकता होती है तो नए आविष्कार भी होते हैं और नए तरीके भी निकाले जाते हैं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखिए मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड करना चाहता हूं। हम सिर्फ काफी समय से सिर्फ तेल और एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके और भी असर पड़ने वाले हैं। आज आप देख सकती हैं कि भारत में फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ रहा है, भारत में और भी कई चीजों पर इसका असर पड़ा। यूरिया का प्रोडक्शन, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा स्टैटिस्टिक्स गलत हो, वो लगभग 50% घट गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ जो व्यापार है वो 240 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जो कि सिर्फ तेल पर आधारित नहीं है। तो इसके ऊपर असर पड़ेगा। जो भारत की डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है, 1 करोड़ के लगभग हमारे लोग वहां रहते हैं, उनके जो रेमिटेंसेस भारत में आते थे उनके ऊपर असर पड़ेगा। 135 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ रेमिटेंसेस जो हैं वो मिडिल ईस्ट से हमारे कंट्री में आते हैं। वो एक भारत की अर्थव्यवस्था को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका होता है। तो ओवरऑल जो इस चीज का इंपैक्ट पड़ने वाला है वो तेल की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, एनर्जी की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन और जो व्यापार इससे बाधित हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट हमको समझने की आवश्यकता है कि जो गल्फ के देश हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन होता है, वहां से आता भी है और जाता भी है। फूड सिक्योरिटी गल्फ कंट्रीज की बहुत ज्यादा लगभग 80% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर निर्भर करती है। उनके ऊपर उनकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर दबाव पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं जनरल माथुर से भी समझने की कोशिश करेंगे। जनरल माथुर, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर
तीनों ही मुश्किल में भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर बात करें तो क्या अगर ये जंग और लंबी खिंचती है तो एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन की स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? तो ये अब नहीं देख रहा हूं मैं। देखिए, मैंने ये बात महीनों पहले कही थी कि अगर ईरान के ऊपर इस प्रकार का युद्ध थोपा गया या मिडिल ईस्ट में इतनी अशांति हुई तो हम शायद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जो 1929 से 1939 तक ग्रेट डिप्रेशन इस दुनिया ने देखा है। मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से ये यहाँ पर चलता रहा और इसमें सॉल्टी डायमेंशन जोड़ने के लिए यूक्रेन का युद्ध चलता रहा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा विश्व, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से इससे प्रभावित होगी और हम शायद उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग हमारे लिए है कि हम काफी हद तक इन चीजों का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं। हमारे पास हमारी खुद की इतनी जबरदस्त जो ह्यूमन पावर है वो है जिससे कि हम अब इस चीज से अपने जो पैसा है उसको यहीं सर्कुलेट करके और इसका सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये होप भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन संभावना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है कि हम ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मैं जेटली सर के पास आना चाहूंगी। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि केवल एनर्जी क्राइसिस नहीं है, केमिकल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है और केमिकल इंडस्ट्रीज से तो पूरे जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर का पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जनरल माथुर जी से काफी हद तक सहमत हूं जो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में एक विशेषता है कि हम बहुत ही बड़े कंट्री है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। और हालांकि जहां तक तेल का सवाल है, ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है लगभग 80% से ऊपर का। उसके कारण से इस क्षेत्र में हमको बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। लेकिन पिछले 1 महीने से या उससे भी ज्यादा हमने उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज काफी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। हमने अपने रिजर्व भी बना लिए हैं। इस प्रकार से फ्यूल के ऊपर जो हमारी हाहाकार मचनी चाहिए थी, आज देखिए आज हमारे कितने 23 या 24 दिन हो चुके हैं तो हाहाकार नहीं मची। हिंदुस्तान में अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाए गए, जबकि पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और एलपीजी की भी कीमत सिर्फ 6% बढ़ाई गई, केवल 6%। और बोला गया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक उसके ऊपर अंकुश लगाया गया कि आप अगला सिलेंडर 25 दिन से पहले बुक नहीं कर पाएंगे। कालाबाजारी से रोकने के लिए इस तरह के जो स्टेप्स थे वो जरूरी भी हैं क्योंकि युद्ध कितनी लंबी खिंचेगी अभी पता, युद्ध कितनी लंबी तक जाएगा किसी को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जब आज बोलेंगे सदन के अंदर तो कई बातें अपने आप साफ भी होंगी। सर बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की जरूर इस वक्त सामने आ रही है। सबको बता दें कि वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC ने एक वीडियो जारी किया है, शस्त्रागार का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो दरअसल हथियारों को दिखाया जा रहा है। महायुद्ध के बीच IRGC का शक्ति प्रदर्शन जारी है। ये खास तौर पर IRGC की तरफ से जो वीडियो रिलीज किया गया है उसका मकसद ये है कि ये दिखाना कि अभी भी हथियारों की कितनी बड़ी खेप, कितना बड़ा जखीरा इस वक्त ईरान के पास है। शस्त्रागार है या ये जहां पर शस्त्र को रखा जाता है और इसीलिए हथियारों की नुमाइश इस वीडियो के जरिए IRGC ने की है। तो ऐसे में ईरानी अधिकारियों की तरफ से पहले भी कहा गया था कि हमारे पास में बहुत हथियार हैं, हमें कम ना आका जाए, अमेरिका कम ना आके। और ऐसे में इस वीडियो का जारी किया जाना ये बताता है कि ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो इस जंग में कमजोर नहीं है, अभी भी उसकी ताकत बाकी है, उसके पास वेपन्स हैं जो कि इजराइल अमेरिका को जवाब देने में सक्षम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी तस्वीर भी देखिए ईरान ने ये सामने रखी है दुनिया के, क्योंकि इस तरह के जो दावे किए जा रहे थे कि अब ईरान के पास हथियार नहीं है उसको लेकर के ये वीडियो काफी अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तो मिडिल ईस्ट से इजराइल तक ईरान के ड्रोन की दहशत देखने को मिल रही है। एक साथ मिडिल ईस्ट और इजराइल पर ईरान के अटैक हो रहे हैं। इजराइल की एविएशन इंडस्ट्री को ईरानी ड्रोन्स ने टारगेट किया है। सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरान का टारगेट रहा। तो ईरान का टारगेट रहा। ऐसे में सऊदी के एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी खड़े हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उनको निशाना साधने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए ये पूरे हमले किए गए हैं। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी देखिए एक के बाद एक इस वक्त आपके सामने। ईरान के उर्मिया में
हवाई हमला किया गया, रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया है और हमले में बिल्डिंग का मलबा नजर आया है। धमाके में प्रभावित लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, इमारत को हमला उस पर किया गया और हमले में बिल्डिंग का जो मलबा है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले हमला होता है, उसके बाद आग की लपटें दिखाई देती हैं, धुआं दिखाई देता है और फिर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आता है। तो महायुद्ध के बीच बड़ी खबर वॉर जोन से एक और आ रही है। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल के हमले के बाद तेल अवीव की तस्वीर सामने आई है। भारी नुकसान ईरान ने तेल अवीव में पहुंचाया है और उसकी तस्वीरें जरा देखिए, ये वीडियो जरा देखिए आप। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जमीन पर आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और ये रिहायशी इलाका है। इस घर की जरा इस इमारत की छत को आप देखिए जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो ऐसे में अब इजराइल के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले बढ़ा दिए गए हैं ईरान की तरफ से। और इधर इजराइल पर ईरान के क्लस्टर बमों की बरसात जारी है। लगातार दूसरा दिन था जब ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो सेंट्रल इजराइल के आसमान में सैकड़ों क्लस्टर बम नजर आए हैं और ऐसे में उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें दिख रहा है कि ताबड़तोड़ ये अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से और इजराइल पर धमाके किए जा रहे हैं, सेंट्रल इजराइल पर धमाके हो रहे हैं। और इजराइल में रह रहकर इस तरह से सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं। जनरल माथुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में माथुर सर के पास हम जाना चाहेंगे, सर जिस तरीके से क्लस्टर बम्स देखे जा रहे हैं, पहले हम एक स्ट्रैटेजी देख रहे थे कि ईरान की तरफ से जो अटैक्स थे वो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ ज़्यादा थे अगर कंपेयर किए जाएं तो इजराइल पर, लेकिन अब ईरान की तरफ से इजराइल पर भी अटैक्स को बढ़ा दिया गया है, नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, मैं इसको जो आपने वीडियो दिखाया उसके साथ फिर इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखिए, वो जो वीडियो था उसमें इजराइल का मैसेज, ईरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि हमारे पास ऐसे डीपली एंट्रेंच, मतलब जमीन के अंदर दबे हुए ऐसे हथियारों के जखीरे हैं जहां तक आप पहुंच नहीं सकते और जितना भी आप दबाव बढ़ा सकते हैं, बावजूद उसके ईरान बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। आप हमले करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल ये सही चीज कह रहे हैं नजर सर आ रही आप, है। और इसीलिए कमजोर पड़ता हुआ ईरान अभी भी नजर नहीं आ रहा। जंग का 24वां दिन है और हालात जस के तस बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।